जी ओके। राइट। तो हम लोगों की ये जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा शुरुआत हुई 19 जनवरी से। ये पटना के एलसीटी घाट से प्रशांत किशोर जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया। ये प्रस्तावित 20,000 किलोमीटर की पूरे बिहार की यात्रा है, जिसमें कि हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक विधानसभा जाने की बात है। और इसका उद्देश्य है कि हमारे जो 1 करोड़ लोग जिन्होंने मिल के पार्टी ज्वाइन किया था, उनको एक्टिवेट करना है, उनको आने वाले संघर्ष के दिनों के लिए तैयार करना है। हमारी जो ज़मीनी जो नेता है, हमारा जो नेतृत्व है ज़िलों में, प्रखंडों में, उनको एक्टिवेट करना है, संगठन का विस्तार करना है। और ये जो 5 मुद्दे लेके जनसुराज चला है कि जनसुराज आएगा तो ये 5 चीज़ हो जाएगा, तो उन मुद्दों पे लोगों के साथ बात करना है। इस अलग से एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि पिछले आपने 17वीं बीपीएससी के बाद जैसे प्रशांत जी के 14 दिन का जो आपने अनशन देखा, तो उससे निकलता हुआ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पे लाठी तांत्रिक व्यवस्था चल रही है, इसके बारे में भी लोगों को आगाह करना है। साथ ही साथ बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए ज़मीनी मुद्दे क्या है, इनको उठा के अपने रिपोर्ट में शामिल करना है। इन मुद्दों के साथ अभी तक हम ये 5वें ज़िले में पहुंचे हैं और करीब 700 से ज़्यादा किलोमीटर हम चल चुके हैं, करीब 34 प्रखंड पार कर चुके हैं, करीब 22 विधानसभा, 22वें रफीगंज आज 22वें विधानसभा में आके रुके हैं। तो ये अभी तक का हमारा सारांश है। क्या अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या रहेगा? जी देखिए, अभी रफीगंज में है तो मैं रफीगंज स्पेसिफिक कुछ बातें बताना चाहूँगा आपको कि अगर सरकार बनती है तो यहाँ पे जो सबसे पहला और बड़ा मुद्दा जो मुझे पता चला, वो है जो उत्तर कोयल नदी से रिलेटेड जो सिंचाई का इशू है। यहाँ पे जो कुटकुट डैम का रुके हुए 1972 से स्टार्ट हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रॉमिस किया, उन्होंने इनॉग्रेट किया। उसके बाद पिछले सांसद महोदय, अभी के सांसद महोदय ने भी उनके पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया। और इसके बाद भी अगर इस तरह का ये प्रोजेक्ट रुकता है, जो कहीं ना कहीं ये सिंचाई और सिर्फ पानी की बात नहीं है, मुझे लगता है यहाँ की पूरी आर्थिक व्यवस्था को अफेक्ट करता है ये प्रोजेक्ट। तो ये इसलिए हमारा अगर सरकार आता है तो ये इशू यहाँ से मेजर तौर पे हम लोग उठाएंगे। और इसको मुझे पता है कि झारखंड इसमें इन्वॉल्व है, दूसरा राज्य इन्वॉल्व है, तो इस मेजर इस इशू को उठाएंगे और इसमें जिसका भी हस्तक्षेप या तो होना है या तो नहीं होना है, बीच में लटका के नहीं रखना। अगर नहीं होना है तो ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है जो यहाँ की असुविधा को दूर करे। दूसरा, यहाँ अनुमंडल का डिमांड है रफीगंज में, तो ये एक इशू होगा कि हमारे रफीगंज के जो नेतृत्व होंगे इस बात को उठाएंगे। यहाँ पे एक बस स्टैंड को भी लेके बड़ा इशू है, हाँ, तो उस पर भी हमारा, उसके चलते यहाँ पार्किंग का इशू है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे संज्ञान में भी लाया गया और हमारे लोकल नेतृत्व यहाँ काफ़ी मजबूत है। तो पूरा उम्मीद है कि अगर जनसुराज की सरकार आती है तो लोकल मुद्दों पे इमीडिएट काम किया जाएगा। उधर कोई नहर को लेकर किसान मजदूर मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, क्या आपका समर्थन रहेगा? जी बिल्कुल, हम लोग का समर्थन उसके लिए है। किसी भी ऐसा प्रोजेक्ट के जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है, जो लोगों के लिए, किसान की मजबूती, हमारे इन 5 जो मुद्दे हैं उनमें से किसान की मजबूती जो किसानों के किसान मजदूर जो ये चला रहे हैं, ये प्रॉब्लम जो इशू को चला रहे हैं, इसको लेके हमारे जनसुराज के नेता ऑलरेडी इसके साथ जुड़े हुए और हम पूरी तरह से इस डिमांड का समर्थन में। बढ़ रहे अपराध को लेकर क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, ये बढ़ रहे अपराध ही नहीं, अब तो हालत ऐसे हो गई है कि देखिए, आप सासाराम के एमपी साहब वाला कहानी आपने देखा होगा, आप मोकामा के जो एमएलए जी का, उनका कहानी देखा होगा। ये दिखाता है जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे रोज घटनाएं हो रही हैं। मतलब मैं तो किसी एक जिले के किसी एक कप्तान से बात कर रहा था, तो उसने मुझे एक टाइम में बताया था कि सर 5-7 मर्डर हो जाए तो कोई बात नहीं, जब उससे ज्यादा होता है तो हम लोग थोड़ा सा सोचना पड़ता है क्या हो रहा है, ये तो नॉर्मल। तो जब आप कप्तान भी इस बात को एक्सेप्ट करने लगे हैं, जब आपकी मतलब आपका जो प्रशासन है, जो आपका लोक शासन व्यवस्था है, वो भंग है, इसीलिए किसी, आप सुन सकते हैं, सांसद को दौड़ा के पब्लिक मार रही है। क्यों मार रही है? कि सांसद महोदय को खुद जाना पड़ा किसी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। एक पूर्व एमएलए को के साथ गोली का कांड हो गया, वहां बंदूक के गोली चले, क्यों? कि वहां पे पुलिस नहीं है, थाना नहीं है, उनका काम वो नहीं करेंगे, कौन करेगा? तो ये दिखता है कि आपका प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुका है, शासन व्यवस्था का सुपरविजन खत्म हो चुका है और आने वाले टाइम में बिहार गर्त में जा रहा है। एक जंगल राज की बात हमने सुनी थी, ये कहीं और भी ज्यादा तौर पे मतलब और भी खराबी के रास्ते में जा रहा है। लोकतंत्र से लाठी तंत्र बदल ही चुका है, इसीलिए कानून व्यवस्था जो है इसको इमीडिएट इसको टाइट करने की जरूरत है और इसको एक सुपरविजन के अहदे में ले आने की जरूरत है।
सर विधानसभा सीट, कितने विधानसभा सीटों पर जनसुराज लड़ेगी? जनसुराज पार्टी ने हमेशा बार बार कहा है कि बिहार में 243 विधानसभा सीट्स है और पूरे 243 विधानसभा पे जनसुराज लड़ेगी। अगर जनसुराज से आप सर उम्मीदवार होते तो किस विधानसभा से आप सर उम्मीदवार? नहीं, मेरा देखिए, मैं बक्सर का रहने वाला हूँ और मैं पर्सनल लेवल पे अभी कोई उम्मीदवारी नहीं ठोक रहा हूँ कहीं पे भी। तो मैं चाह रहा हूँ कि जनसुराज पार्टी एक बहुत बड़ा प्रकल्प है, ये एक अभियान है पूरे बिहार के लिए। और अब मैं नौकरी छोड़ के, आईपीएस की नौकरी छोड़ के आया हूँ, तो सिर्फ एक अपने लिए सीट तलाशने नहीं आया हूँ, बिहार के लिए काम करने आया हूँ। और एक ये संगठन कैसे मजबूत हो और 243 सीट पे मेरी कुछ एक सकारात्मक भूमिका हो सके, तो इस पे मेरा प्रयत्न है। मैं पर्सनली बहुत इंक्लाइन नहीं हूँ विधानसभा चुनाव लड़ने का। सर और पार्टी के अपेक्षा सर आपका पार्टी क्या न्याय करेगा? देखिए, हमारा पार्टी जो है ये शुरुआत सब न्याय कर रहा है। जो हमारा टैग लाइन ही आप सुनिए कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रथम चरण है। मुझे लगता है कि यहाँ राजनीति में आप जब भी यंगस्टर्स के पास जाते हैं, युवाओं के पास जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, पॉलिटिक्स गंदा है। इसलिए पॉलिटिक्स गंदा नहीं है, उसमें कुछ पॉलिटिशियंस गंदे हैं। तो उसके चलते ये जो पूरा धूमिल हो चुका है, तो यहाँ सही लोगों को लाने की चेष्टा, इसलिए हमारा पार्टी अलग है कि हम सही लोगों को तलाश रहे हैं जो अपने से उठकर बिहार हित में और जनहित में काम कर सके, जो सही सोच के साथ हो, जो समझे इस बात को कि राजनीति पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, राजनीति पावर फ्लेक्स करने का माध्यम नहीं है, राजनीति अपने को चमकाने का माध्यम नहीं है। और वो सही सोच बिहार के हित में, बिहार के लोगों के हित में, यहाँ की युवा, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, इनके लिए सही सोच लेके आए, इसके लिए काम और सामूहिक प्रयास में यकीन रखे। अकेला हीरो बनने वाली बात जो हो जाती है कि हम अकेले लीडरशिप में निकल गए या हम अकेले कर लेंगे, तो इस चीजों को से थोड़ा सा टूट के परिवारवाद भी उसका एक पार्ट है कि जिसमें आप देखिए बाकी हर पार्टी में आपको आज परिवारवाद दिखेगा। इन सबको तोड़ के एक सामूहिक प्रयास, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सामूहिक प्रयास से आगे बढ़ सके। और एक ही बात हमेशा दिमाग में रहे कि हम लोग, ये राजनीति, ये पार्टी बनी है सिर्फ और सिर्फ बिहार को उसका हक, उसका सम्मान दिलाने के लिए। इसके साथ आगे चले, एक सकारात्मक राजनीति की पहल हो, ये सोच के जनसुराज पार्टी आपको समझ में आएगा कि बाकी दलों से अलग है। सर, आप लोगों ने पटना में धरना दिया था छात्रों के हित में, क्या आप लोग की मांग को सरकार ने माना? देखिए, छात्रों का जो मुद्दा हर बार दबा दिया जाता था, लाठी में दब जाता था। अब देखिए, प्रशांत जी का भी जो 14 दिन का अनशन था, वो कहीं ना कहीं छात्रों के आत्मिक, उनके जो खुद के अपना आध्यात्मिक कह लीजिए, आप उनका बौद्धिक कह लीजिए, है ना, विचारात्मक कह लीजिए, उनसे उनको मजबूती मिली है। और ये मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, ये ध्वस्त शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ यह अनशन था। ये पूरा का पूरा जो आप आंदोलन कह रहे हैं वो था। और इसकी व्यवस्था जरूर बेहतर होगी। सरकार ने इसको संज्ञान लिया है, हाई कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया है और इस मुद्दे को मतलब जो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए जरूरत होने से हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक चलेंगे। और यही नहीं, इसलिए राजनीतिक तौर पे आप देखिए, हम लोग भी निकले हैं, पूरे बिहार जा रहे हैं, हर एक गांव, हर एक कस्बे को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जरूरत हो तो हम लोगों से ये अपील करेंगे, अब साथ दीजिए। इसका राजनीतिक हल अगर होना है तो जनसुराज उसका राजनीतिक हल निकाल के। सर, महागठबंधन के द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि आप लोग बीजेपी के कहने के अनुसार ही सारा काम करते हैं, तो बीजेपी के एक छोटा सा बी पार्टी है क्या बोलते? देखिए, ये चीज समझ में देखिए, एक चीज देखिए, अभी दुर्भाग्यवश या जो भी कह लीजिए कि अभी एनडीए मजबूत है बिहार में, और जो आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, जो महागठबंधन, वो विपक्ष में बैठे हैं। तो उनको लग रहा है अब जनसुराज पार्टी आएगा तो सबसे पहले होता है ना कि जो सबसे पीछे होता लाइन में, वही खींचा के बाहर निकलता है। तो उससे ये डर है कि ये हमको सबसे पहले गिराएगा, तो भैया इसको बी टीम बना के वोटर्स को कंफ्यूज कर दीजिए। जो सबसे कमजोर है वो सबसे पहले गिरेगा। अब वो अगर राजद को लगता है, महागठबंधन में राजद ही है जो ये नैरेटिव चला रहा है, तो राजद को लगता है कि वो सबसे कमजोर है, उसको पता है कि उसका जो किला है वो अब धंसने वाला है, इसीलिए ये बार बार ये इस तरह का आरोप लगाता है। ध्यान रहे कि जनसुराज पार्टी बिहार की ए टीम है, वो किसी की बी टीम नहीं है। धन्यवाद सर। पूर्व आईपीएस रह चुके हैं सर, आप यूपीएससी तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को क्या संदेश रहेगा? मेरा सबसे पहले ये संदेश रहेगा कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी का सोचा, एक सपना लिया है, तो मेक श्योर कि इस सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसको पूरा करना है। ये जो दृढ़ता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है यूपीएससी क्वालिफाई करने में। यूपीएससी में कंटेंट का परीक्षा नहीं होता कि आपने क्या लिखा है, आपने कैसे लिखा है, इस बात पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए आपकी जो खुद की वैचारिक समझ है वो जितनी क्लैरिटी से रहेगी, क्लियर रहेगी, उतना आपको अच्छे एग्जाम्स में अच्छे नंबर आने की संभावना है। दूसरा एक पार्ट आपसे कहूँगा, 10 किताब को एक बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़िए। ये जब चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से कोई बैठ जाता है
तो आपका खुद का जो चेतना है, आपकी जो समझने की शक्ति है, वो उस कंटेंट के साथ आपकी पर्सनालिटी को उभार के लाती है। आप अपना एनालिसिस लिखते हैं उस बारे में, और जो आपका प्रारूप या आपका जो कैरेक्टर जब छलक के आता है एग्जाम के पेपर में, वहीं आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। नहीं तो सब तो वही कोचिंग का पढ़ के सब लोग एक ही बात लिख रहा है, सब वही पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो सबको एवरेज मार्किंग होता है, 10 में से 6, 10 में से 6 सबको मिल रहा है। द मोमेंट आपने अपनी बात को अपने तरीके से लिखा है, तब मिलता है 10 में से 8 और आपका होता है सिलेक्शन। जी, रफीगंज का भी एक मुख्य मुद्दा है सर, जाम का समस्या बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, हाँ, ट्रैफिक जाम का एक बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे पता चला कि ट्रैफिक जाम, ये देखिए एक बात बताऊँ आपको, रफीगंज का एक इशू तो है, क्योंकि मैं पूरा बिहार ही घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो ये लगभग हर जगह दिख रहा है। और पता है इसके पीछे 2 मेजर कारण है। एक पहला कारण है यहाँ पे लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट, जो प्रशासन में बैठे हैं उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट के कारण से वो कुछ चीजें हैं जिसको कि नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से एक हफ्ता बंधा हुआ है, एक सेटिंग बैठी हुई है, तो ये एक कारण है। और दूसरा कारण है सच में इनएफिशिएंसी, उनसे हो भी ना पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उनको सुपरविजन करने वाला नहीं कोई, वो बड़ा देखते नहीं है। वो एक छोटा मोड़ पे देखे जाम लगा, वहीं पे भिड़ गए। अरे भैया, जाम लगेगा, आप 2 किलोमीटर दूर से आप काम करेंगे तब ये जाम छूटेगा। मैं तो खुद बताता हूँ, मैं कई बार जब जाता हूँ तो मुझे मन में करता है वापस डंडा उतारूं और ये जाम ठीक करा दूं। इट्स सो इजी टू डू। मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई लोग जो देख रहे हैं उनको लग रहा होगा, अब सच में मुझे देखे मैंने आपको करा के दिखा देता हूँ। ये आप पहली बात तो पैसा उठाना बंद कर दीजिए, है ना। ये जो धंधा पानी आपका चल रहा है ट्रैफिक जाम लगाने का, ये प्योर धंधा पानी का काम है। जी, तो ये जो जाम लगने का कारण है कि यहाँ से जो पैसा उगाही का है और जो एक सेटिंग की बात चलती है कि किस तरह से अपने पर्सनल व्यवस्था के चलते, अपने पर्सनल जरूरतों के चलते लोग पब्लिक का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहे हैं। ये करें। दूसरे जो स्पेशली जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी खुद उतरा जाए, जमीन पे जाइए, आप देखिए किस तरह से जाम लगाने में पुलिस का हाथ ज्यादा हो जाता है। मैं तो कई जगह देखता हूँ कि वहां से पुलिस हटा दीजिए, जाम नहीं रहेगा, पुलिस खड़ी होकर जाम लगा देती है। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। और बिलीव मी, मैं आपको फिर कहूंगा, जनसुराज का सरकार आने दीजिए, 3 महीने में ये सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा और किया जाएगा।